नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो क्या हुआ तेरा वायदा, इसमें आपका स्वागत है। और ये नाम इसलिए क्योंकि 7 एग्री कमोडिटी के वायदा कारोबार पर रोक 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब ये कि अब 31 मार्च 2026 तक नॉन बासमती राइस, गेहूं, चना, मस्टर्ड कॉम्प्लेक्स, सोया कॉम्प्लेक्स, क्रूड पाम तेल और मूंग के वायदा कारोबार पर रोक लगी रहेगी। आपको याद होगा कि 2021 में पहली बार इन कमोडिटीज़ पर रोक लगाई गई थी, उसके बाद 5 बार इसे एक्सटेंड किया गया और फाइनली अब ये खबर आ गई कि इसे 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, क्यों इसे एक्सटेंड करना पड़ा, क्यों वायदा पर रोक की समय सीमा बढ़ानी पड़ी, इसके पीछे की दलील क्या है और क्या जो दलील है क्या वो दलील ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संजीव अस्थाना साहब, प्रेसिडेंट हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ प्रवीणा राजीव हैं, डायरेक्टर हैं बिमटेक की। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अस्थाना जी, इनफैक्ट मेरी आपसे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार बात हुई है सर। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार को किस बात का डर है, या सरकार को ऐसा क्या फीडबैक, क्या इनपुट मिला होगा जिससे इन कमोडिटीज़ के वायदा कारोबार पर रोक 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। मृत्युंजय जी, धन्यवाद तो आपके शो में बुलाने के लिए। देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है इंडस्ट्री के लिए, किसानों के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। सरकार का जो भी लॉजिक हो, मतलब एक जो हम लोग को समझ में आता है कि वो फूड इन्फ्लेशन के लिए है या स्पेकुलेशन कमोडिटीज में ना हो, उसके कारणवश किया होगा। लेकिन इसका जो भी इंटेंट है और सरकार के जो निर्णय है उसको मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं फोकस करना चाहता हूं कि इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है पूरे इंडस्ट्री के ऊपर और कितनी क्षति हो रही है प्राइवेट ट्रेड को, इंडस्ट्री को, किसानों को और कंज्यूमर्स को। और उसका एक प्रकार से जो औचित्य है इसको बढ़ाने का, क्योंकि सरकार के पास इतने सारे जो नीति हैं, जो टूल्स हैं, जो इनके पास अवेलेबल ऑप्शंस है पॉलिसी के, वो बहुत सारे, उसको यूज करके भी ये बाकी चीजों के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। तो हम लोग को लगता है कि सरकार को इस पे पुनः विचार करना चाहिए, इसको अच्छे से सोचना समझना चाहिए कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, और इसको गंभीरता से इस चीज को देखना चाहिए कि आपका एक साइड में तो फूड इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल में आके ठीक हो रहा है, और लेकिन वो फैक्टर स्पेकुलेशन के कारणवश नहीं है अकेले, वो सप्लाई डिमांड के कारणवश है। और उसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, डिमांड साइड को मैनेज करना अच्छे से, आपके पास जो पॉलिसी ऑप्शंस इंपोर्ट्स के हैं उसको किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करना, वो चीज़ें ज़्यादा आवश्यक हैं बजाय एक बैन करके। तो हम लोग एक पूरा जो मुद्दा जो सबके सामने है कि कितना जो बढ़ेगा और इससे जो लॉन्ग टर्म क्षति हो रही है एक प्रकार से, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसके ऊपर भी हम लोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसका जो लॉन्ग टर्म एक नेगेटिव इम्पैक्ट है पूरे एग्री सेक्टर पर, उस पर भी विचार करना चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे साथ प्रवीणा राजीव भी जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर हैं बिमटेक की। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनिल छतर भी हैं, मोपा के जॉइंट सेक्रेटरी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपसे मेरी पहले बात हुई थी, आपने स्टडी भी की है इसके ऊपर कि क्या जो फ्यूचर मार्केट है एग्री का, क्या वो इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार है। इसके ऊपर आपने बहुत लंबी चौड़ी स्टडी की है। क्या उस स्टडी में कहीं से भी आपको ये भनक लगी है या कोई हिंट मिला है कि हाँ, कुछ हद तक, या ठीक है बहुत ज़्यादा ना भी सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो कोरिलेशन है महंगाई और वायदा बाजार के बीच। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? देखिए, ये जो स्टडी हम किए थे, मैं थोड़ा सब लोगों को जो ज्वाइन किए हैं आपके ये शो में, ये स्टडी के बारे में थोड़ा बोल देती हूँ कि हम लोगों ने जो ऑयल सीड मार्केट के लिए स्टडी किए थे। हमारा सोयाबीन था, मस्टर्ड ऑयल था, इवन क्रूड पाम ऑयल को भी हमने स्टडी किया था। और हमने डेटा एनालिसिस किया था 2016, जनवरी 2016 से अप्रैल 2026। ऑफ कोर्स अभी इस बीच में अप्रैल 2026 से हम लोग अभी मार्च 2025 आ गए, इसमें बहुत सारे
चेंजेस आ गए हैं, बट ये जो मैं स्टडी का जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये हमारा वही पीरियड के लिए 8 साल के पीरियड के हिसाब से हुआ था। और हमने जो सबसे ज्यादा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमने एनालिसिस करके जो हमको मिला था कि बिफोर द बैन जो प्राइस था और आफ्टर द बैन जो प्राइस हुआ था, वो स्पॉट मार्केट में जो लोग रिटेल में एंड होलसेल में लोग खरीद रहे थे, होलसेल प्राइस भी बढ़ गया था एंड रिटेल प्राइस भी बढ़ गया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात था कि जो रिटेल में जो प्राइस बढ़ा था वो सबसे ज्यादा बढ़ा था होलसेल से भी। तो ये मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन इज सप्लाई डिमांड का जो है, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन जो भी होता है, ये ग्लोबल सप्लाई डिमांड फिनोमिनन है। इंडिया का कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा इतना सप्लाई कभी होता नहीं है। सो जस्ट ओनली सेइंग और ओनली कमिंग टू ए कंक्लूजन कि कमोडिटी डेरिवेटिव ही इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, ये थोड़ा बहुत नैरो तरीका से ये चीज को अगर कोई इसको ये बोलता है, मुझे लगता है कि बहुत नैरो हिसाब से लोग देख रहे हैं। तो मेरे पहले जो स्पीकर बोले थे, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सी अदर स्पीकर्स, सो मेरे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे उन्होंने भी यही बात बोला था कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मेजर्स है कि कस्टम ड्यूटी करना, इंपोर्ट करना, बहुत सप्लाई डिमांड मैच कराने के लिए बहुत सारे तरीका है। तो इन सब तरीका के साथ भी मार्केट को चलना चाहिए। एग्जैक्टली एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए। ये एंड कमोडिटी डेरिवेटिव को बैन करके आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एबल टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, विल बी एबल टू bring substantial change in a significant way। मेरा ये मानना नहीं है। ठीक है, मतलब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये बड़ा नैरो थिंकिंग है अगर हम ये कहते हैं कि वायदा बाजार इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। और आपने प्रीवियस स्पीकर का जिक्र किया तो मैं उनका परिचय दे दूँ, चूँकि आप देख नहीं पा रही हैं। तो हमारे साथ पैनल में संजीव अस्थाना साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के और CEO हैं पतंजलि फूड्स के। अस्थाना जी बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। हमारे साथ अनिल छतर हैं, मोपा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ग्राउंड पर बहुत काम करते हैं। तो ये आपके फेलो पैनलिस्ट हैं। अस्थाना जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कि जो बात आपने भी कही, मैम ने भी कही, लेकिन मतलब अगर बार बार इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ओवरऑल सप्लाई को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है? क्योंकि जो 7 कमोडिटी की लिस्ट है, इसमें 2-3 बहुत सेंसिटिव कमोडिटी हैं, जैसे आप चने को देख लें या व्हीट को देख लें। हालांकि व्हीट का बहुत वायदा बाजार में उतना रेलिवेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो बैन लिस्ट में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। या फिर आप एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, पल्सेस ऑयल कॉम्प्लेक्स और व्हीट, ये बड़े सेंसिटिव कमोडिटी हैं और हाल के दिनों में इसने महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी परेशानी बढ़ाई भी थी। तो आपको लगता है कि क्या सप्लाई को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए एक्सटेंशन है सर? संजय जी, मैं थोड़ा सा इसमें 1-2 मिनट लूंगा क्योंकि इसको समझना आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली है। देखिए, सरकार के पास जो पॉलिसी ऑप्शंस के बहुत सारे पैमाने होते हैं। एक तरीके से लॉन्ग टर्म वो है कि हमको कैसे प्रोडक्शन अपना बढ़ाना है। दूसरा साइड है कि हमारे पास इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल अवेलेबल होता है। उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी को लगाना, किस प्रकार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ड्यूटी पे हम मैनेज कर सकते हैं। सरकार के पास टूल्स हैं कि डिमांड को मैनेज करना एडवोकेसी के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू के पास टूल्स हैं। सरकार के पास बाकी ड्रैकोनियन एक्ट्स भी हैं कि जैसे स्टॉक लिमिट लगाती है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, कि आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। सरकार के पास अगर कोई स्पेकुलेशन हो रहा है जो कि गलत प्रकार से हो रहा है, जैसे शेयर मार्केट में मैनेजमेंट होता है, जैसे सेबी इतनी सक्षम संस्था है कि शेयर मार्केट के मैनिपुलेशंस को रोक सकती है। तो आप मेरे को एक चीज जो एक प्रकार से जो मेरे को समझ में नहीं आता है, और वो भी एक प्रकार से शायद उसके ऊपर गंभीरतापूर्ण विचार नहीं हो रहा है, कि सेबी के पास सेम टूल्स है, वही रेगुलेटर है कमोडिटीज मार्केट का भी। तो कल को अगर स्पेकुलेशन एक तरीके से अननेसेसरली हो रहा है, उसको कंट्रोल करना सेबी के पास बहुत टूल्स
अवेलेबल है वो बिल्कुल इमीडिएट उसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। ओके तो हम सिंपली एक चीज को कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट को हटा दें, उससे हानि बहुत ज्यादा हो रही है और लाभ राइट बहुत कम हो रहा है। ओके अब मैं आपके पास आता हूं, जो आपने सप्लाई साइड का कॉन्फिडेंस की बात करी कि उसमें हमारे को कॉन्फिडेंस कम है। मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं सप्लाई पूछा साइड था, में अगर मैं ये नहीं कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ कम है, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ क्या कम है क्या इस डिसीजन के आपने पीछे। नहीं आपने नहीं, अब तो आपका, लेकिन उस बात का मैं जवाब देना चाहता हूं कि सप्लाई साइड अगर कम है, उसके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास इंपोर्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे पास एसएनडी को ज्यादा फाइन ट्यून करने का एक हमारे पास एक प्रकार से ऑप्शन अवेलेबल है। हमको किस तरीके से उसको डिमांड का मैनेजमेंट करना है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म करना है। तो जो फूड इन्फ्लेशन की बात है, जो कमोडिटीज मार्केट का जो फ्यूचर्स मार्केट है, वो एक प्रकार से प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट का कोर टूल है। राइट अगर वही हम लोग हटा देंगे तो मेरा अनुमान यह है कि स्पेकुलेशन ज्यादा होता है। ओके जो निजी व्यापार है या एक प्रकार से जो कंपनियां हैं या कंज्यूमर एसोसिएशन है, जो भी है, वो 10 और तरीके के निपटाती हैं। उससे राइट स्पेकुलेशन बढ़ता है, उससे ज्यादा बिल्कुल फायदा नहीं होता, उससे नुकसान होता है। बिल्कुल और ये वाले प्रकार को इस पे बहुत रिप्रेजेंटेशंस हो चुके हैं, बहुत सारे हम लोग के मीटिंग्स हो चुके हैं और जी बहुत एक प्रकार से चर्चा भी रही है। आपने इसको बहुत बराबर उसको टेकअप किया है। हाँ तो मैं दोबारा आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर एक लंबा शो करके एक बिल्कुल प्रकार से इसको दोबारा टेकअप करना चाहिए कि राइट क्यों ये वाला स्टेप जो है, बार इसको बार ना हम लोग इस हाँ डायरेक्शन में जाके बल्कि राइट दूसरे जो पॉलिसी ऑप्शन है उस तरफ अगर उसके जाएंगे तरफ फोकस तो करना मेरे को चाहिए। पूरा कॉन्फिडेंस है कि अच्छा राइट होगा। और एक बिल्कुल प्रकार से सप्लाई डिमांड और स्पेकुलेशन और जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है वो डेफिनेटली कम होगा और हम लोग एक राइट सर स्टेबल प्राइवेट सेक्टर लेड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ना कि एक कंट्रोल लेड इकोनॉमी की तरफ, जो राइट कि पूरा एक प्रकार से सरकार का वो लक्ष्य भी है। बिल्कुल ये बहुत बहुत अच्छा इनपुट है सर। हमारे साथ अनिल छतर साहब भी हैं। अनिल जी, आप तो मस्टर्ड मार्केट को बहुत करीब से देखते हैं। अभी अभी आपने प्रोडक्शन का एस्टिमेट भी दिया है, आपका एक सेमिनार हुआ जिसमें 111 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन है। मस्टर्ड भी आपकी इस लिस्ट में शामिल है जिसके बैन को एक्सटेंड किया गया है। क्या इम्पैक्ट होगा मस्टर्ड के मार्केट पर इस बैन के एक्सटेंशन से? सर कोई और मौका के माध्यम से हमने बहुत, आपने भी बहुत साथ दिया हमारा कि भाई वायदा खुले। सर वायदे से कोई तेजी मद्दी नहीं आती है, ये कहाँ से सोच बैठी हुई है आपको इसमें। जैसे आपने एक दिन बोला था कि इंपोर्ट से आजादी, वैसे आपको बोलना पड़ेगा कि वायदे से फायदा। वायदे से क्या क्या फायदा होगा, किसान को क्या फायदा होगा। किसान को आने वाले टाइम के 6 महीने के भाव नजर आएंगे सर। उसको जरूरी नहीं है कि वो एमएसपी पे बेचे या एमएसपी से नीचे बेचे या एमएसपी से ऊपर बेचे। उद्योग जो माल लेगा उसको हेजिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, मार्केट में एमएनसीज आएगी, ट्रेडर्स आएंगे, तो इसके फायदे बहुत हैं। लेकिन सरकार ने इसको क्यों बढ़ाया ये समझ के बाहर है। पर मुझे लगता है कि हम वापस इसके लिए प्रयास करेंगे, जैसा भी साहब ने, अस्थाना साहब ने बोला कि दोबारा इस पे बड़ा शो करके हम भी गवर्नमेंट को वापस एक बार देंगे कि लिखे देंगे कि इस पे पुनः विचार करें। और मेरे हिसाब से वायदा बाजार खुलना जरूरी है। अगर सरसों की क्रॉप बढ़ाना है, किसान को भाव दिलाना है, तो वायदा बाजार बहुत जरूरी है। उसके बिना सरसों एमएसपी से 10% नीचे, 15% नीचे बिकती रहेगी। हम 132 लाख टन से इस साल 128 लाख टन पे आए हैं, आने वाले साल में 122 लाख टन पे आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वायदा खुलना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में पूरे विश्व में वायदा खुला हुआ है, वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे हमको करते हैं। राइट और हम यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी का कोई आउटलुक नहीं है। राइट वायदा करना बहुत जरूरी है, आपका सहयोग रहेगा। वायदा से फायदा, इस पे आपको एक शो करना चाहिए। एक दिन आपने किया था खाने के तेल में इंपोर्ट से आजादी, ऐसे आपको फायदे से फायदे पे करना चाहिए। प्रवीणा मैम, अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि महंगाई और फ्यूचर ट्रेड का कोई कोरिलेशन है नहीं, उस लिहाज से ये कहना कि महंगाई बढ़ने के लिए वायदा बाजार जिम्मेदार है, ये ठीक नहीं होगा। चलिए ये बात ठीक है, लेकिन मैं इससे आगे का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने अपने स्टडी में ऐसी कोई फाइंडिंग्स आपको मिली हैं जिससे स्पेकुलेशन वाली बात सामने आई हो? क्योंकि कई बार वायदा बाजार पे सट्टेबाजी के आरोप लगते हैं कि एग्री वायदा में मतलब प्राइस डिस्कवरी, प्राइस ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस तरह के आरोप लगते हैं। क्या आपको अपनी फाइंडिंग में ये बात मिली है? और ये बात सिर्फ बैंड कमोडिटी पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, ये बात जो कमोडिटी अभी चल रही है उसके ऊपर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। तो क्या एग्री वायदा में आपको लगता है कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर कभी कभी स्पेकुलेशन होता है और प्राइस डिस्कवरी ठीक से नहीं हो पाती है? मृत्युंजय जी, मैं ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा शेयर मार्केट को रिलेट करके दे रही हूँ। तो हम क्यों सोचते हैं कि ये स्पेकुलेशन और जो भी स्पेकुलेशन ओनली हैपेंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव में।
हम लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में, हम तो कभी नहीं बोलते कि वहां ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है। ये एक है कि हमारा ये दिमाग से निकाल देना है कि कमोडिटी डेरिवेटिव में जो ट्रेडर्स, हेजर्स, कंपनीज जो आ रहे हैं वो सब स्पेकुलेशन कर रहे हैं। ये पहला एक अवेयरनेस जो पॉलिसी मेकर में वो लाना चाहिए। वो सोचते हैं कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इज फॉर स्पेकुलेशन। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जैसे संजीव जी बोले हैं, कमोडिटी एक्सचेंज ऑल्सो हैव लॉट ऑफ मेजर्स कि आपका ओपन इंटरेस्ट लिमिट होता है, वो डेली मार्क टू मार्केट मार्जिन दे, ज्यादा पैसा हो गया तो ज्यादा मार्क टू मार्केट मार्जिन भी रहेंगे, ओपन इंटरेस्ट लिमिट भी वो कम कराते हैं, इनिशियल मार्जिन भी चार्ज करते हैं। सो exchanges also all over the world, exchanges also have lot of measures to reduce speculation. एक्सचेंज को ये फ्रीडम देना चाहिए। और एक तीसरा चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, आप देखिए इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड पाम ऑयल, और बर्सा मलेशिया जो है, मलेशिया की जो एक्सचेंज है वो 28% इंडिया वर्ल्ड की पाम ऑयल प्रोड्यूस करती है, और Right. उनका एक्सचेंज ट्रेडिंग होता है। Right. वहां पे भी पाम ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे बहुत होता है। Right. बट उन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा है कि हमको कमोडिटी डेरिवेटिव को बैन करना है। Okay. इनफैक्ट दे आर taking lot of measures हाँ. to attract foreign participants to come to the Bursa Malaysia so Right. that हाँ. the exchange becomes a vibrant ecosystem. Okay. तो ये हमारा ठीक है. पॉलिसी मेकर का, इनको मेरा ये जो अगर कोई सुन रहे हैं, मैं Right. ये आपके टीवी के माध्यम के जरिए से आप हाँ, उन लोगों को हाँ. बोलना चाहती हूँ कि Right. इनको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल मैम. डेरिवेटिव मार्केट Okay. स्पेकुलेशन के लिए है। ठीक है, ये आपने बढ़िया बात कही। आपने कहा कि डेरिवेटिव मार्केट सट्टेबाजी के लिए है, ये कहना ठीक नहीं है। बहुत सारे मेजर्स हैं एक्सचेंज के पास जो वो स्पेकुलेशन को रोकने के लिए उठा सकते हैं या उठाते रहे होंगे। ठीक बात है। अब संजीव जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सी के तो प्रेसिडेंट हैं ही, और आप पतंजलि फूड्स के सीईओ भी हैं। ऑयल में आपका बहुत ही लंबा अनुभव है सर। वायदा बाजार के बिना, चूँकि हम बहुत नेट इम्पोर्टर हैं डबल ऑयल का, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट करते हैं, और हमारे पास हेजिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपना साझा कर पाएँ अस्थाना जी, कि क्या दिक्कत आती है बिना वायदा के इतनी बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करना और अनहेज्ड पोजीशन को रखना? पृथ्वी जी, देखिए, देश जो है, हम लोग साल में 150 लाख टन का इंपोर्ट करते हैं। किसी साल थोड़ा सा 5-10 लाख ऊपर नीचे हो गया। अब आप ये सोचिए कि जो इंपोर्टर्स हैं और जो प्रोसेसर्स हैं और जो कंज्यूमिंग साइड है, उनका आप रिस्क सोचिए कि सोयाबीन ऑयल के लिए सबको हेज करना पड़ता है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में, जिसमें कि आरबीआई के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, कंट्रोल्स हैं कि आप कितना कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कितना जा सकता है, अंडरलाइंग का रिस्क पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी क्या है, किस तरीके से आप करेंगे, वो है। सिमिलरली आपका जो पाम ऑयल, जो कि ऑलमोस्ट नियरली 8 मिलियन टन, 80 लाख से 90 लाख टन के बीच में आयात होता है, उसमें आपको बुर्सा मलेशिया में जाके हेज करना पड़ता है, जिसमें कि फिर से सेम इश्यूज आते हैं कि कितना आपका आरबीआई का रेगुलेशन वहां भी रहता है, उसके बेसिस पे ही हेजिंग करते हैं, जो कि कंपनीज को करना पड़ता है। लेकिन वो हेज कोई रियल हेज नहीं होती, क्योंकि जो अंडरलाइंग जो रिस्क है कमोडिटी का, वो यहाँ पे इंडिया में है। तो अगर आपको हेज करना है, आपको वो देखना है, तो हमारे लिए जो कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया का है, चाहे एनसीडीएक्स हो या एमसीएक्स हो, जहां पे भी वो कमोडिटी ट्रेड होती है, उस पे होता है। तो वो हेज परफेक्ट नहीं होती। हम लोग करते तो हैं और एक प्रकार से मैनेज भी करते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि उससे कई बार नेगेटिव इंपैक्ट बहुत पड़ता है प्रैक्टिकल तरीके से, कि कंपनीज ने हेज किया, लेकिन वहां का मार्केट, क्योंकि उसके जो डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल फर्क रहते हैं, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बाजार में आपको भाव नीचे जा रहा है और वहां पे कमोडिटी मार्केट का जो फ्यूचर्स एक्सचेंज है उसका भी मार्केट नीचे चला जाए, तो आपको दोनों तरीके से नुकसान हो सकता है। या भाव यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो पता लगा वहां भी ऊपर भाव चला गया, तो आपको यहाँ पे उसका जो बेनिफिट मिला वो वहां पे उसका नुकसान के तरीके से, एक तरीके से वो हो गया। तो परेशानी क्या है इसमें कि ये कोई हेज जो हम लोग कर रहे हैं वो परफेक्ट है नहीं। अच्छा। रिस्क पूरा व्यापार और ट्रेड के पास पूरा रहता है। राइट। छोटे, बहुत सारे जो छोटे कंपनीज थे जो कि इसी के अभाव में रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे या वर्किंग कैपिटल उतना नहीं है, आप
देखेंगे कि मार्केट में कंसोलिडेशन भी हुआ है, जिससे इंडस्ट्री को नुकसान भी हुआ है। और मैं जो आखिरी बात बोलना चाहता हूं, अनिल छतर जी ने बहुत अच्छा बोला, हम लोग 2 दिन आगरा में साथ में ही थे जी कि जैसे इस समय मस्टर्ड का जो प्राइसिंग है मंडी में चल रहा है 5400-5500, जो कि न्यूनतम भाव से जो 5950 है उससे करीब 4000 रुपए नीचे चल रहा है। अगर कल को डिमांड बाद में लगता है लोगों को खरीदना है, तो या उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है कि वो सिर्फ सिंपली जाके फिजिकली अभी खरीद ठीक लें बात और है। लोअर भाव पे खरीदें किसानों से। राइट। और यह अगर किसी को अनुमान है कि आगे कैरी कॉस्ट के हिसाब से ये बिक सकता है 5750 में या 6000 रुपए में और खरीदी कर सकते हैं, तो फ्यूचर्स मार्केट में कर सकते थे। ये Right. थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बहुत ही मेजर नुकसान हो रहा है किसानों को, राइट सर। किसान समूह को, आपके जो ट्रेडर्स हैं और इंडस्ट्री को। और ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं सरकार के पास इसको मैनेज करने के लिए। बिल्कुल। अगर इसमें कोई सट्टाबाजी हो रही है या कोई गलत Right. तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हाँ। वो सारे टूल्स सरकार के पास अवेलेबल हैं उसको मैनेज करने के। लेकिन जो टूल सरकार इस्तेमाल कर रही है उसको मैनेज करने के लिए, Right, sir. वो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है इसको प्राइस कंट्रोल को लाने के लिए। बढ़िया, ये आपने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। लेकिन अनिल जी, जो लोग सोयाबीन फ्यूचर के खिलाफ हैं, मतलब इंडस्ट्री, आपके इंडस्ट्री के अंदर ही, उनका तर्क था कि भाई जब वायदा था तो 10,000 सोयाबीन के दाम चले गए थे, जो कि फेयर प्राइस नहीं था। क्या इतना फ्लक्चुएशन होता है क्या वायदा की वजह से किसी भी कमोडिटी के प्राइस में, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे मस्टर्ड हो? सर मुझे आप ये बताइए कि अक्टूबर में सोयाबीन के दाम 4700 थे, अब वायदा नहीं है तो 3700 क्यों हो गए सर? हाँ। वायदा का कोई लेना देना नहीं है सर दाम से। 10,000 रुपए में कोविड था, वर्ल्ड लेवल पर तेलों में तेजी थी सर, वर्ल्ड लेवल पर डीओसी की डिमांड थी, भाव की डिमांड और सप्लाई से ही मार्केट चलता है। अभी वो 3700 को रोक लीजिए सर, 10,000 की चीज 37% पे आ गई सर, 37% पे। चाहे मस्टर्ड हो, मस्टर्ड 9,000 रुपए बिकी थी, तेल 180 रुपए किलो बिका सर अपना। वो 80 रुपए किलो क्यों बिका सर लास्ट ईयर? तेजी मध्य का, जैसा अभी अस्थाना साहब ने बोला, कोई लेना देना नहीं है, इसमें किसान को उचित मूल्य मिलता है। आपको एक बात और बता रहा हूँ, जब से वायदा बाजार एक्टिव हुआ है पिछले 7-8 साल से, आप अगर क्रॉप ऑयल सीड की देखेंगे तो क्रॉप ऑयल सीड की बढ़ी है। और जब से वायदा बाजार बंद हुआ है, हर साल भारत सरकार को 4 लाख टन कम करनी पड़ रही है, हर साल कोइट और मोपा को 5 लाख टन कम करनी पड़ रही है। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है। सीधा असर आप सबसे पहले मानो तो किसान पे पड़ रहा है, अन्नदाता पे पड़ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं फार्मर पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कुल मिलाकर तीनों एक्सपर्ट अपनी अपनी फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और तीनों ने अपने अनुभव और अपने अध्ययन के आधार पर ये बताया है कि एग्री वायदा पर रोक लगाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है और महंगाई से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई खामी है तो उसको सिस्टम के अंदर भी दुरुस्त करने के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, उसको सरकार को, उसके ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए रादर देन कि फ्यूचर को बैन करने के बारे में सोचना। तो ये रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री की तरफ। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया अस्थाना जी आपका, प्रवीणा जी आपका और अनिल जी आपका इस खास शो में जुड़ने के लिए।